गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट पाई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट किया था और उसी का नाम ओम्स लॉ, उसी के नाम के ऊपर ये लॉ रखा गया जिसका नाम है ओम्स लॉ। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ हमने ड्राइव करके दिया था V = IR। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR, ये हमने आपको बताया था लास्ट टाइम। और यहाँ पे R जो है कांस्टेंट था। R क्या था? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी कांस्टेंट को हम किसके नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। R कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। यही कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। अच्छा, ओम्स लॉ जो वैलिड है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है। कांस्टेंट कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर वेरी करते हैं, है ना। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। तो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो भी हम ओम्स लॉ ड्राइव किए हैं, ये मान के किए हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कंडक्टर के अक्रॉस कैसा है? कांस्टेंट है। ओके, तो ये चीजें आप लिमिटेशंस में लिख लीजिएगा। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है लिमिटेशन? सबसे पहला लिमिटेशन अपना यही है, ओम्स लॉ इज वैलिड। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर across कंडक्टर। कांस्टेंट टेम्परेचर across कंडक्टर। टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए और इसी के ऊपर ओम्स लॉ ड्राइव हुआ है। दूसरी चीज है, एक और चीज है, एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसे हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। एग्जांपल एलईडी जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। हमारे काम की चीजें इतनी है, इतना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब जो है हेडिंग लगाइए रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में। रेजिस्टेंस, लिखिए इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द property of conductor, it is the property of a conductor, it is the property of conductor which resist the flow, which resist the flow of charges across conductor, is known as resistance। रेजिस्टेंस क्या होता है जरा समझिए। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर किसे कहते हैं? मेटेलिक वायर को, है ना। मेटल से बने हुए तार कंडक्टर कहते हैं उसे। ठीक है, कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये चार्ज के फ्लो कंडक्टर के अंदर में चार्ज फ्लो करते रहते हैं, उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है ना। ऐसा मान लीजिए ये ब्रेकर के तौर पे काम करते हैं, है ना। रोड पे जो ब्रेकर लगे होते हैं वो गाड़ी की स्पीड को
कम करने के लिए लगा होता है ना, स्पीड को कम करने के लिए लगे होते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर होता है जो कि चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, चार्ज के फ्लो को रोकते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और लिखिए सेकंड पॉइंट इसमें, रेजिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो लिखिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम को इस सिंबल, ग्रीक सिंबल जिसका नाम है ओमेगा, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ओमेगा से। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो ओम में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन करिए, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। और एक और पॉइंट लिखिए इसमें, द फ्लो ऑफ करेंट इज inversely proportional to resistance। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करिए, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्या मतलब इस थर्ड पॉइंट का? द फ्लो ऑफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब ये बताओ रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी बताया था कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसको, जो कि चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, करंट कैसे तैयार होता है? करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? आपको बताया था करंट कैसे तैयार होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो होने की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से, मेनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट तैयार होते हैं। क्या होते हैं? करंट तैयार होते हैं। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उस गिवन टाइम में, वही क्या होते हैं? करंट होते हैं। अब ये बताइए, चार्ज के फ्लो से करंट रिलेटेड है और रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो को क्या करता है? रेजिस्ट करते हैं। चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट अगर करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। यानी जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, चार्ज फ्लो होना उतना मुश्किल, जितना मुश्किल चार्ज फ्लो होना होता है, करंट भी उतना ही कम तैयार होगा उसमें। यस, तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जिस कंडक्टर का ज्यादा होगा उसमें करंट जो फ्लो होंगे कम फ्लो होंगे। तो हम इस रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, है ना। अगर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हमेशा करंट हम क्या देखेंगे कि कम फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लो सबसे पहले, ये 3 पॉइंट आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। हमने आपको थर्ड पॉइंट में क्या बताया? थर्ड पॉइंट में ये बताया कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है सर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट का, ये हम समझ गए। ओके, देखिए कभी कभी हमें प्रैक्टिकल केसेस में क्या करने होते हैं कि रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना या घटाना होता है, करंट को बढ़ाना या घटाना होता है ना। किसी भी सर्किट के अंदर में करंट के फ्लो को हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं। करंट के फ्लो को बढ़ाने घटाने से मतलब है रेजिस्टेंस को चेंज करना, ठीक है। रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर दें तो करंट के फ्लो क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग घट जाएंगे, है ना, बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को चेंज करने पे करंट भी चेंज होगा। कैसे पता सर? ये प्रॉपर्टी की वजह से, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होंगे उस टर्मिनल से या उस कंडक्टर से, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल केसेस में क्या करने होते हैं, कभी कभी हमें करंट के फ्लो को चेंज करने होते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस को बढ़ा के या घटा के, है ना, रेजिस्टेंस को चेंज करके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को जब हम सर्किट में चेंज करते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है रियोस्टेट। क्या नाम होता है? रियोस्टेट, है ना। रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लिख लीजिए, रियोस्टेट। Rheostat is an instrument. Rheostat is an instrument used to change the resistance of conductor, change the resistance of conductor, और flow of current भी हम लिख सकते हैं, और flow of current without changing
विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए बगैर करंट अगर सर्किट में चेंज करने हैं, करंट को पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किए बगैर अगर मुझे सर्किट में करंट को वेरी करने हैं, चेंज करने हैं, तो हम रियोस्टेट की मदद से करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? रियोस्टेट की मदद से करते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। हम यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं सर्किट में, उसकी मदद से हम करंट के फ्लो को, है ना, चेंज करते हैं। और करंट के फ्लो को जब चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, जो बैटरी लगी होती है, सोर्स को नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, सोर्स एक बार जितना था उतना ही रहेगा। ठीक, बस हम इसी रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते घटाते हैं, उससे करंट के फ्लो पे फर्क पड़ता है ना, करंट के फ्लो घटते या बढ़ते हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए हीटिंग आगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, मेटेलिक वायर को हम कंडक्टर कहते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कंडक्टर के रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लगाइए, है ना, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इसे इरेज कर दे रहे हैं। फैक्टर्स on which the resistance of conductor depend, factor on which resistance of conductor depends। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जिसपे डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां पे लिखिए ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर on the area of cross section of conductor। ठीक सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो वायर जो होते हैं कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं ना, सिलिंड्रिकल यानी इस तरह के वायर्स होते हैं। ठीक है, इसके जो आगे वाला हिस्सा अगर देखें मार्कर का, इसे मान लीजिए वायर है, आगे वाला हिस्सा देखोगे तो सर्कुलर कैसा नजर आ रहा है? सर्कुलर। यही जो सर्कुलर फेस आगे वाला नजर आ रहा है दैट इज क्रॉस सेक्शन। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। जितने भी सिलिंड्रिकल टाइप के वायर्स होते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, ये ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। और थर्ड एक और फैक्टर है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घट जाते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिस पे डिपेंड करता है, तो पहला लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर। तो चलिए लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करते हैं? लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? तो लेंथ बढ़ाने पे कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस इस केस में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिखिए, है ना, यहाँ पे लिखिए रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of conductor, directly proportional to the length of conductor। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उतना ज्यादा रोका जाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा रोका जाएगा, उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं R is directly proportional to L is the length of conductor। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा, इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा। ठीक है सर, चलो भाई आपने कर लिया होगा नोट डाउन। मैं इरेज करने जा रहा हूं कुछ चीजें। चलिए अब जरा यहां देखिए, दूसरा किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करते हैं? देखिए आप बताना जरा। एक अगर मैं ऐसा वायर लूं जो कि बहुत मोटा है, जिसका रेडियस ज्यादा है ना,
उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होंगे होंगे कि नहीं? अगर कंडक्टर मेरा जितना मोटा और मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या फ्लो होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उस कंडक्टर से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर का उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ठीक है, उतना ही कम रेजिस्टेंस होंगे। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, A इज द एरिया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। क्या कह दीजिए? सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन सेकंड ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम? कंबाइन करेंगे, है ना, कंबाइन। तो कंबाइन करिए इन दोनों इक्वेशन को, कंबाइन करिए इन दोनों इक्वेशन को। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑन कंबाइनिंग, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस तरह से। यस सर। और आपको बताया है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाओगे, इक्वल टू में चेंज करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किसमें बदलोगे? इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट आके जुड़ जाता है। तो यहां भी एक कांस्टेंट जोड़ना है। हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है रो, L/A, वेयर यहाँ पे ये जो सिंबल है ग्रीक सिंबल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रो। रो क्या नाम है इसका? रो। रो क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। रो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है सर। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इतना नोट डाउन करिए, है ना। ये फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का ड्राइव हो गया, है ना। R इज इक्वल टू रो L/A, R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो है, रो थोड़ा इस तरह से होता है। मान लीजिए P है ना, P के ऊपर यहां से घुसा मार दीजिए। P के ऊपर घुसा मारेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, है ना, ये अंदर घुस जाएंगे। इसी को हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। रो बनाने का तरीका ये है, ठीक है। ओके, चलिए इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन करो। कर लिया आपने? चलिए हम यूज करने जा रहे हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आया है उसे जरा देखो। क्या हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है? R इज इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला। यहाँ रो क्या है? रो यहाँ पे एक कांस्टेंट है ना। और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है, इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। रो यहाँ पे जो आया है एक कांस्टेंट, है ना, उस कांस्टेंट का दो नाम है। एक है भाई साहब रेजिस्टिविटी, दूसरा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, ठीक, ये चीजें नोट डाउन कर लो आप। और ये फॉर्मूला याद रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर किसी भी कंडक्टर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझे उस कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें वो मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए कि कंडक्टर एक्चुअली में कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। तो हेडिंग अब डालेंगे आप रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी हेडिंग डालिए। हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, आप रेजिस्टिविटी हेडिंग डालो। रेजिस्टिविटी इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? रो से डिनोट किया जाता है ना, रो से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले ये लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये होता है सिंबल, है ना, इसे रो से डिनोट किया जाता है। ओके सर, ओके ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? ये लिख लीजिए, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओम मीटर। ये ओमेगा का सिंबल है, ये मीटर का सिंबल है, ठीक है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होते हैं,
इतना नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो। और एक बात, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करते हैं? मटेरियल के ऊपर, है ना। तो ये भी लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल यानी कि हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी अपनी अपनी होती है। डिफरेंट कंडक्टर हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। कहा जाता है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होते हैं, और वहीं पे इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर is less than resistivity of insulator, इतना नोट डाउन करिए, ऑफ इंसुलेटर। एक बार वीडियो चेक कर लें आप। चलिए, ठीक बन रहा है, आप इतना नोट डाउन कर लो, है ना। रेजिस्टिविटी कंडक्टर का लो होता है, इंसुलेटर का हाई होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लो, इंसुलेटर हैज हाई रेजिस्टिविटी। इतना आप नोट डाउन कर लो, है ना। हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो समझ में आ गया रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और किससे डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट याद रखना है आपको, यूनिट ओम मीटर होते हैं। यस। अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। हम एग्जाम्पल्स आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं, ठीक है, डायग्राम्स के थ्रू। जैसे मान के चलिए कि एक मेरे पास कंडक्टर है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में है। कैसे है? सिलिंड्रिकल है। ओके सर, सिलिंड्रिकल है। इसका रेडियस हमें बता रखा है। रेडियस क्या है इसका? रेडियस दे रखा है 0.3 mm। रेडियस क्या दिया है? 0.3 mm। इस कंडक्टर का रेडियस बता दिया गया है कि 0.3 mm, और इसकी लेंथ भी दे रखी है। लेंथ हमें बता रखा है 1 मीटर। कितना बता रखा है? 1 मीटर। इस कंडक्टर का लेंथ दिया गया है 1 मीटर, और रेडियस दिया गया है 0.3 mm, है ना। mm है ये, मिलीमीटर में दे रखे। ओके सर। और इसकी रेजिस्टेंस हमें बता रखी है। इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 26 ओम। कितना है? 26 ओम। ठीक है सर, 26। आपसे पूछा गया है रेजिस्टिविटी। क्या पूछा गया है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी बताना है आपको कंडक्टर। कैसे निकालोगे? चल स्टार्ट हो जाओ। रेडियस दे रखा है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टर का, लेंथ बता रखा है। आपसे रेजिस्टिविटी पूछी गई है कंडक्टर की, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए सवाल सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, है ना। सवाल ट्राई करो। आपने कर लिया होगा, अब हम कर रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, हमें जो भी चीजें क्वेश्चन में दिया होता है वो चीजें हमें गिवन में लिखते हैं। हम किस में लिखते हैं? गिवन में। हमें रेजिस्टेंस दिया गया है, ओके सर, रेडियस दिए गए हैं और लेंथ दी गई है कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या रिलेशन होता है? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की एक रिलेशन हमने अभी ड्राइव किया था, है ना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये ड्राइव किया था। हाँ सर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस भी दिया है, लेंथ भी दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये सर्कुलर पार्ट का एरिया। भाई रेडियस दे रखा है आपको। हाँ सर, रेडियस दे रखा है। रेडियस अगर दे रखा है तो क्या एरिया नहीं निकाल सकते इसका? एरिया कैसे निकालोगे? एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। साइड में एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होते हैं सर। ओके सर। और रेडियस हमें बता रखा है। रेडियस कितना दिया है? रेडियस हमें दिया है 0.3 mm। अब mm को अगर हम मीटर में चेंज करें, तो 1000 से डिवाइड करने होंगे, ठीक है, तब मीटर में जाके चेंज होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। इस तरह से लिख सकते हैं। 1000 से डिवाइड करने का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए 1/1000, इसका मतलब ये हो गया 1000 का मतलब 1/10⁻³ और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएंगे। हाँ, इसका मतलब वही हो गया कि 1000 से डिवाइड। तो हमने वहां भी यही लिखा है। 0.3 mm का मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 को लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर। चलिए समझ गए होंगे। आपके पास पाई की वैल्यू पता है, रेडियस पता है, एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 और रेडियस आपका है 0.3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। यहां से एरिया आ जाएगा आपका, ये एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई करके
एरिया निकाल लेना है आपको, ठीक है सर। और यहाँ से एरिया मिल जाएगा, एरिया यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, लेंथ दे रखा है वो भी रखेंगे, रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ये चीजें जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस 26 दिया है, रेजिस्टिविटी निकालना है, लेंथ 1 मीटर दिया है, एरिया वहां से सब्सटीट्यूट करिए 3.14 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, का होल स्क्वायर, ठीक है सर। यहां तक पहले नोट डाउन करो, है ना, यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, कर लिया होगा आपने, हम इरेज करने जा रहे हैं। यहां से 26 है, अच्छा ये जो डिवाइड में है इधर आके इंटू हो जाएंगे 26 से, तो इस पूरे डिवीजन को इधर इंटू करिए, और रो इंटू 1 इज रो इज इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 3.14, ठीक है सर, इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल दीजिए, क्या कर दीजिए, खोल दीजिए, 26 इंटू 3.14 0.3 का स्क्वायर यानी 0.3 इंटू 0.3, ठीक है सर, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 6 हो जाएंगे, 3 टू जा 6 इंटू हो जाते हैं पावर। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसे 26 इंटू 3.14 और इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहां से आपका काम है आंसर निकालना। जो भी आंसर आएंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद वो ओम मीटर में आएंगे, किस में आएंगे, ओम मीटर में। चलिए इतना नोट डाउन कर लो, ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, है ना, एक क्वेश्चन लिखो, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section is A, has resistance is 1 ohm, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम आती है, कितना आता है, 1 ओम, ठीक है। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose लेंथ इज डबल, जिसकी लेंथ डबल है, whose length is double and area is half, चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि रेजिस्टेंस कितना आएगा इस कंडक्टर के लिए। क्या दे रखा है इसमें, है ना, क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करो, क्वेश्चन को रीड करो और रीड करके बताइए इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसमें 2 केस दिया गया है, केस 1 में बता रखा है कि एक कंडक्टर है हमारे पास, है ना, एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है सर, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें 1 ओम दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। यहां से इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे हमें इसके बारे में बता रखा है R कितना है, 1 इज इक्वल टू रो L बाई A, इसे इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दीजिए, क्या बोल के, 1 बोल के छोड़ दीजिए, केस नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस पता करिए उस कंडक्टर की जिसका लेंथ को डबल कर दिया गया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया गया है, लेंथ को 2L कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 कर दिया गया है। उस कंडक्टर का मुझे क्या पता करना है, रेजिस्टेंस पता करना है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अब सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, मटेरियल दोनों के लिए सेम है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 2, इसमें जो सेकंड सवाल है उसे देखते हैं। चलो भाई देखो, केस सेकंड जो दे रखा है इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर को कर दिया इन्होंने डबल, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्या कर दिया, डबल कर दिया।
यानी L डैश इज इक्वल टू 2L, है ना, पहले वाले कंडक्टर का डबल लेंथ, और एरिया जो पहले वाले कंडक्टर का था उसका आधा हो गया, यानी A डैश इज इक्वल टू A/2। हाँ सर, तो पूछ रहे हैं कि फिर भैया रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस। और सेम मटेरियल का दोनों वायर है, इसी वायर को डबल कर दिया गया, मतलब लेंथ इसका डबल कर दिया गया है, एरिया आधा कर दिया गया है। बताइए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां भी लगाओगे, क्या लगाओगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल, एल की जगह L डैश अपॉन ए की जगह A डैश, ठीक है, फॉर्मूला यही होगा ना भाई, रो एल डैश अपॉन A डैश, जो लेंथ होगा वो रखोगे, जो इसका एरिया होगा वो रखोगे, ठीक है। और रो क्या है, रो हर एक मटेरियल के लिए, है ना, सेम मटेरियल हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये दोनों मटेरियल सेम है, दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो रो दोनों के लिए सेम होंगे, रो क्या होंगे, दोनों के लिए सेम होंगे, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, है ना। अच्छा, यहाँ पे चीजें सब्स्टिट्यूट करिए, रो एल डैश कितना है, 2L है, और A डैश कितना है, A/2 है, क्या है, A/2 है ना, A डैश A/2 है। यहाँ पे जब आप रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे, इसे इधर सेपरेट कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 रो L/A, 2 2 जा 4 रो L/A। अब ये रो L/A क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 यानी 4। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 4, ठीक है, 4 ओम। इतना नोट डाउन कर लो आप, आगे देखते हैं इसके अलावा, है ना, समझ में आ गया, है ना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे L डैश की वैल्यू मैंने रखा कितना, 2L, ठीक है सर, और A डैश नए वायर का A/2 हो गया, वो रख दिया मैंने, ओके। इसे सॉल्व करना है ना, तो A/2 क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, ठीक है सर, 2 ऊपर जाएंगे तो इस 2 से इंटू हो जाएंगे, बन जाएगा कितना, 4, ओके सर। रो L/A, रो L/A, रो L/A कितना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, 1 है, 1, तो मैंने रो L/A की जगह क्या कर दिया, 1 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, 1। रो L/A 4 के साथ इंटू में था, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 भी 4 के साथ किसमें आ जाएंगे, इंटू में, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएंगे। नए रेजिस्टेंस वायर का कितना हो गया, 4 ओम हो गया। चलिए इतना नोट डाउन करिए, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। HW क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है मेरे पास, है ना, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ इनिशियल L है ना, L लेंथ का कंडक्टर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। इस वायर को हमने क्या किया है, इस वायर को हमने ट्रिपल कर दिया है, कितना कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, यानी कि इसी को मैंने ट्रिपल कर दिया है, ठीक है सर। इसका एरिया मैंने 3 टाइम्स कर दिया है, कितना कर दिया है, 3 टाइम्स, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3A, क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3A है, और इसकी लेंथ जो है L/3 है, लेंथ क्या है, L/3 है, ठीक है। इसमें A डैश इसे मान लीजिएगा, इसे L डैश मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, L डैश कितना है, L/3, L/3। और इसका रेजिस्टेंस आपको पता करना है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होंगे, है ना, ये फाइंड आउट करना है। इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, ठीक है, R रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पीछे वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, और नया जो मैंने कंडक्टर बनाया है जिसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया है, लेंथ को पहले वाले के कंपेरिजन में 1/3 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। और एरिया मैंने यहाँ पे जो कर रखा है, एरिया 3 टाइम्स कर दिया है पहले वाले के कंपेरिजन में। आपको क्या फाइंड करना है, नया रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका HW है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।